वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 453 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोलॉजी या पारितंत्र से जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि आपको इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारी आपस में तथा अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। बिल्कुल करते हैं, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी पारितंत्र के पादप मतलब पौधे एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान और गणना उसकी प्रजातियों के संगठन मतलब कंपोजिशन को प्रकट करता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है। बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट पहले भी बताया होगा। ये करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। पारितंत्र जो है प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है जहाँ पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक जो है संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता है। और एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इसकी प्रजातियों के कंपोजिशन को प्रकट करता है। और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी जंगल में वृक्ष जो है वो सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर पर होते हैं, झाड़ियाँ द्वितीयक स्तर पर तथा जड़ी बूटियाँ एवं घास जो है वो निचले मतलब धरातलीय स्तर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादन को परिभाषित करता है? कौन सा है इसमें वो स्टेटमेंट? पौधों द्वारा एक निश्चित समावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई कार्बनिक सामग्री की मात्रा, किसी निश्चित क्षेत्र के जीव जंतुओं द्वारा जैव मात्रा का उपभोग, या पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए पृथ्वी से ली गई कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न की गई कार्बनिक सामग्री एवं दैनिक गतिविधियों में खर्च की गई ऊर्जा का अनुपात क्या है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादन को परिभाषित करता है कौन? पौधों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। पौधों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई कार्बनिक सामग्री की मात्रा। तो देखिए, प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री है। जैव मात्रा की जो उत्पादन की दर है उसको बोलते हैं उत्पादकता। इसके द्वारा ही विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किसी पारितंत्र में निम्नलिखित में से किनको अपघटक मतलब डिकम्पोजर जीव कहते हैं? कौन कौन है किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक? पहले भी बताया होगा, पहले भी चर्चा की गई होगी। कवक, विषाणु, जीवाणु और केंचुआ। बताइए। देखिए, कवक जो है अपघटन का कार्य करते हैं, करेक्ट है स्टेटमेंट। जीवाणु भी अपघटक है। केंचुआ है क्या अपघटक? केंचुआ भी अपघटक है, लेकिन विषाणु अपघटक नहीं है। तो 2 को एलिमिनेट कर दो जहाँ जहाँ पर 2 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक वे जीव होते हैं जो जटिल कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक तत्वों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। केंचुआ हो गया जीवाणु या बैक्टीरिया हो गया, कवक मतलब फंगस प्राकृतिक अपघटक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और अपरद पदार्थों में यदि नाइट्रोजन तथा जल विलय जैसे तत्व हों तो अपरदन प्रक्रिया तेज होती है और निम्न तापमान होता है ना, मतलब मिनिमम टेम्परेचर एवं अवायवीय जीवन अपघटन की गति को तेज करते हैं। तेज करते हैं, कम करते हैं? पहला वाला करेक्ट नहीं है। अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपरद पदार्थों में यदि नाइट्रोजन तथा जल विलय जैसे तत्व हों तो अपरदन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। दूसरा करेक्ट है। निम्न तापमान और अवायवीय जीवन अपघटन की गति को धीमा करते हैं, तेज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा तो गलत है, पहला भी गलत है। तो कथन 1 और 3 असत्य हैं। अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायुवीय घटक है जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म एवं आर्द्र वातावरण जो होता है ना,
उसमें अपघटन की प्रक्रिया तेज होती है, जबकि निम्न तापमान एवं अवायवीय जीवन अपघटन की गति को धीमा करते हैं, धीमा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जो है वो जमा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर इसको समझे, मान लीजिए किसी जीव की मृत्यु हो गई किसी खाद्य श्रृंखला में, अगर ठंड है तो उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज देर में होगी ना, मतलब देर में सड़ेगी सर्दी में। तभी तो देखा होगा आपने, ये मुर्दा घर वगैरह में जो है बॉडी को किस में रखते हैं, बर्फ़ में रखते हैं ना, ठंडी जगह में, ताकि लंबे समय तक उनको यूज़ किया जा सके केमिकल लगाकर उसमें। और अगर गर्म वातावरण जो होता है, मतलब आर्द्र और गर्म, उसमें क्या होता है, वो जल्दी सड़ जाती है, डिकम्पोज, मतलब जो है सूक्ष्म जीवी जो है बहुत तेज़ पनपते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और पारिस्थितिक तंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला अपघटकों से बनी होती है और पारिस्थितिक तंत्र में पादप एवं जीवधारियों को उत्पादक कहते हैं। देखिए, उत्पादक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रोडक्टिविटी, पौधे। तो इसमें जीवधारियों को तो द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं ना, केवल पौधों को कहते हैं। तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा स्टेटमेंट यहाँ पर। इसका आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बिल्कुल। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही पहुँच पाती है। पारिस्थितिक तंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला अपघटकों से बनी होती है। तो केवल 1 और 2 सही है, थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, तीसरा वाला गलत है। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। जीवधारी क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उत्पादक कौन? हरे पेड़ पौधे। अतः सूर्य से उत्पादकों की और फिर उत्पादकों से उपभोक्ता की और ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय होता है, एक दिशा में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का जो है वो 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। 90% ऊर्जा जो है इस पोषण स्तर में ही खर्च हो जाती है। जब यहाँ 10% जाएगी तो इस 10% का 90% यहाँ रुक जाएगा, फिर अगले में केवल 10% जाएगी। इसको बोलते हैं लिंडरमैन का नियम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से उच्चतर पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर ऊर्जा की मात्रा जो है वो घटती जाती है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता सबसे कम होगी, बताइए। मैंग्रोव, लेक, ग्रासलैंड, सी, समुद्र, घास स्थल, झील, मैंग्रोव वन। किसकी सबसे कम है इसमें? समुद्र की सबसे कम है। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में सबसे कम उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जो है समुद्रों की होगी, क्योंकि संपूर्ण जीव मंडल की कुल प्राथमिक उत्पादकता को 170 बिलियन टन आंका गया है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्र से ढका हुआ है, इसके बावजूद भी उनकी उत्पादकता जो है केवल 55 बिलियन टन है। शेष मात्रा जो है भूमि पर पैदा होती है। देखिए, समुद्र मतलब पानी है, अब इसमें वे ही जीव पैदा होंगे ना जो जलचर होंगे, जल में रहने वाले। लेकिन जो घास स्थल है, ग्रासलैंड है, यहाँ पर तो सब तरह के जीव पाए जाएंगे ना, इंसान भी पाए जाते हैं, घास स्थल भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पक्षी भी हैं। तो समुद्र में तो केवल जलचर ही होगा ना, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी इसमें? घास स्थल, उसके बाद मैंग्रोव, लेक, समुद्र। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किसी खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। देखिए, इनमें से तो सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक ही होंगे, मतलब प्रोड्यूसर, मतलब हरे पेड़ पौधे होंगे। फिर देखा जाए तो शाकाहारी जीव हैं, उसके बाद मांसाहारी जीव, फिर उसके बाद और बड़े मांसाहारी जीव। ये जो है इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं। अगर इसमें उत्तर होता ना अपघटक, तो अपघटक सही उत्तर होता, लेकिन अपघटक है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में अपघटक सर्वाधिक संख्या में होते हैं, किंतु विकल्प में अपघटकों के अभाव के कारण सही उत्तर क्या होगा? उत्पादक, हरे पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पारिस्थितिक पिरामिड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निम्न पोषण स्तर से ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होती है।
बिल्कुल करेक्ट है, घटती जाती है ना। एक समय पर किसी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव केवल एक ही पोषण स्तर पर अधिष्ठित हो सकता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होता। बिल्कुल। समुद्र के जैव भार मात्रा के पिरामिड उल्टे होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ये बी वाला गलत है। देखिए किसी पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहना चाह रहा है ये, कोई भी जीव केवल एक ही पोषण स्तर पर अधिष्ठित हो सकता है। गलत, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई गौरैया है। अब गौरैया किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी फूड चेन में गेहूं के दाने खाती है, चावल के दाने खाती है, तो क्या हो गई वो वहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता हो गई ना, शाकाहारी जंतु हो गई। अगर वही कीड़े मकोड़े को खाएगी तो क्या हो गई, द्वितीयक उपभोक्ता हो गई नहीं हो गई। तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला। तो देखिए एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों या रीतियों में अधिष्ठित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कृषि पारिस्थितिक तंत्र में एक गौरैया जब बीज गेहूं और मटर के दानों को खाती है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया, जो घास खाता है या शाकाहारी चीज़ों को खाता है या उत्पादकों को खाता है। किंतु जब वही कीटों और केंचुओं को खाती है तो क्या हो गई, द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। इस प्रकार मानव को भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों रीतियों में रखा जा सकता है। इंसान प्राथमिक उपभोक्ता भी है क्योंकि वो ऐसे लोगों को खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, जो घास खाते हैं, मतलब हरी साग सब्जी खाता नहीं खाता। द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो गया, प्राथमिक मानव। कैसे हो गया, क्योंकि वो उन लोगों को खाएगा जो घास खाते हैं, उन जानवरों को खाता है। मान लीजिए बकरे को खा गया या बकरी को खा गया या बीफ खाते हैं, तो ये क्या करते हैं जानवर, प्राथमिक उपभोक्ता को उसको तो खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को। तृतीयक उपभोक्ता हो गया, तृतीयक उपभोक्ता बड़े मांसाहारी जानवरों को खा लेता मानव। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किसी पारितंत्र के सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को क्या कहते हैं। किसी पारितंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में, पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र एक ही बात है। किसी भी पारितंत्र में सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, मतलब पारिस्थितिक अनुक्रमण। तो सभी समुदायों का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन एवं संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहना है। यह परिवर्तन क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समानांतर होता है। अंततः यह परिवर्तन एक समुदाय को गठित करता है जो कि पर्यावरण से संतुलन के नज़दीक है और इसे चरम समुदाय कहा जाता है। एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, मतलब पारिस्थितिक अनुक्रमण बोलते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई पृथ्वी की सतह, यहाँ क्या है, चट्टान है, नग्न चट्टान है, कोई भी दूर दूर तक जो है, मतलब ना कोई पेड़ है ना कोई पौधा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें हरी वनस्पति उगेगी धीरे धीरे। मान लीजिए ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मंगल की सतह हो, लाल मिट्टी की तरह। अब यहाँ पे हरे पेड़ पौधे उगेंगे, धीरे धीरे घास उगेगी, फिर उसके बाद क्या है, जीव जंतुओं की प्रजाति उगेगी। तो ये पूरी प्रोसेस जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ, पारिस्थितिक अनुक्रमण बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है। कौन सा हो जाता है उल्टा इनमें से, शुष्क स्थल का, घास स्थल का, वन का, समुद्र का। देखिए समुद्र का होगा, डी है इसका आंसर, क्योंकि मछलियाँ ऊपर रहती हैं ना। तो देखिए समुद्र में जैव भार के खाद्य पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किसी पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी पारितंत्र में जीवों की लगातार वृद्धि, प्रजनन तथा विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लगातार पोषकों के संभरण की आवश्यकता होती है। किसी एक पारितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की लगातार वृद्धि, प्रजनन और विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लगातार पोषकों के संभरण की आवश्यकता होती है। मिट्टी में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि को स्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है।
यह विभिन्न प्रकार के पारितंत्र से भिन्न होती है और साथ ही मौसम पर आधारित होती है। एक पारितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जीव निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, बताइए। वायुमंडल से मतलब एयर से। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। देखिए फास्फोरस तो फास्फेट के रूप में चट्टानों में विद्यमान है, तो ये तो होगा नहीं। सल्फर भी मिट्टी में है। कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं पौधे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4 केवल। तो पारिस्थितिक तंत्र में पोषक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं, गैसीय और अवसादी या तल छटी। अब देखिए गैसीय प्रकार के पोषक चक्र में नाइट्रोजन, कार्बन के भंडार वायुमंडल में विद्यमान होते हैं तथा अवसादी पोषक तत्व जैसे कि सल्फर एवं फास्फोरस के भंडार धरती के पटल पर स्थित होते हैं। पर्यावरणीय घटक जैसे कि मिट्टी हो गई, आर्द्रता, पीएच, ताप आदि वायुमंडल में पोषकों के मुक्त होने की दर को तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पारितंत्र में फास्फोरस चक्र के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए जो चट्टाने ना, चट्टाने फास्फोरस के सबसे बड़े प्राकृतिक भंडार हैं। जब चट्टानों का अपक्षय होता है, अपक्षय मतलब क्षरण होता है, टूटती हैं, तो थोड़ी मात्रा में जो फास्फेट है भूमि के विलयन में घुल जाते हैं एवं वहाँ से पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अनेक प्राणियों को अपना कवच, हड्डियाँ या अस्थियाँ एवं दांत आदि बनाने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में फास्फेट भूमि के विलयन में घुल जाते हैं और वहाँ से पौधों की जड़ों द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। चट्टानें जो हैं वो फास्फोरस के सबसे बड़े प्राकृतिक भंडार होती हैं। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में है, जो कि फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है। जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में फास्फेट भूमि के विलयन में घुल जाते हैं और वहाँ से पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शाकाहारी जानवर इन तत्वों को पौधों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और अनेक प्राणियों को अपना कवच बनाने में, अस्थियां बनाने में एवं दांत आदि के निर्माण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का। पारिस्थितिक अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन के संदर्भ में विचार करना है आपको, बताया था ना अभी। अनुक्रमण की प्रक्रिया नग्न चट्टानों या नग्न पत्थरों पर शुरू होती है जहां सजीव नहीं होते। दूसरा स्टेटमेंट है अनुक्रमण के दौरान किसी क्षेत्र में कुछ प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती हैं और पारिस्थितिक अनुक्रमण का वितरण वानस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है। कोई इनकरेक्ट करूं क्या इनको? देखिए कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसमें तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं। अनुक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वहाँ शुरू होती है जहाँ कोई सजीव नहीं होता अथवा कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ कभी सजीव ना रहा हो। उदाहरण के लिए नग्न पत्थरों या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ सभी जीव जो है किसी प्रकार से नष्ट हो गए हों या विलुप्त हो गए हों। एक तरह से देखा जाए तो मंगल की सतह लगे उस पर कुछ नहीं, बिल्कुल रेड कलर की मिट्टी, पत्थर, चट्टान जैसी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतेगा, क्या होगा वहाँ पर हरी घास आएगी, हल्की फुल्की प्राकृतिक वनस्पतियाँ उगेंगी और समय बीतेगा फिर क्या होगा, जानवरों की उत्पत्ति होगी, जीव जंतु पनपने लगेंगे वहाँ पर। अब देखिए अनुक्रमण की प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रजातियाँ एक क्षेत्र में नई बस्ती बसा लेती हैं और इनकी जनसंख्या अनगिनत हो जाती है, जबकि दूसरी प्रजातियों की जनसंख्या घटती चली जाती है या विलुप्त हो जाती है। अब देखिए साधारणतः पारिस्थितिक अनुक्रमण का वितरण वनस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जबकि बाद में ये वनस्पतिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के जानवरों के खाद्य एवं शरण स्थल पर प्रभाव डालते हैं। तो 15 प्रश्न थे ये पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में या फिर स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह के, या तो एक्सप्लेनेशन से निकालेगा या ऐसे। और आपको यकीन नहीं हो तो आप पिछले 10 वर्षों के पेपर उठा के देख सकते हो। चलिए उसकी आवश्यकता नहीं है, इनको पढ़ लेना, इन्हीं में से फंस जाएगा, आपका काम बन जाएगा। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। एक लाइक करना टेस्ट पसंद आता है तो।